अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी विनीत श्रीवास्तव जी, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं और आर डी बर्मन साहब के साथ भी काम कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जो है वसीम अल्ताफ साहब भी हैं। आप सब सर को जानते हैं, हम उनको डिफरेंट चैनल्स पे भी सुनते रहते हैं। और आज जरा हम पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे। आज मोदी जी ने क्या कर दिया, इमरान खान को क्या हो गया, शहबाज शरीफ ने क्या कर दिया, कहाँ पे अटैक हो रहा है, कहाँ पे अटैक नहीं हो रहा, और अमेरिका के इलेक्शन, ये सब हम नहीं करेंगे। आज हम जरा म्यूजिक पे बात करेंगे, जो कि यकीनन बहुत से लोग जो है वो म्यूजिक सुनते भी होंगे और म्यूजिक पसंद भी होगा। हम आज बात करेंगे आर डी बर्मन जी की। और जाहिर पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, या जो लोग भी इंडियन सॉन्ग्स सुनते हैं वो बिल्कुल आर डी बर्मन जी को जानते हैं, उनके सॉन्ग्स का सभी को पता है। तो हम सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे विनीत सर। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, आपने काम किया है उनके साथ? जी बहुत मैडम। शुक्रिया जी। आरजू जी, आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सलाम। वसीम साहब का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और आपको भी सलाम, प्रणाम, नमस्कार। आरजू जी, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं ना म्यूजिक डायरेक्टर हूँ ना कंपोजर हूँ। आई एम ए ड्रॉप आउट आर्टिस्ट ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। मैं गया जरूर था म्यूजिक डायरेक्टर बनने की प्रोसेस में या कंपोजर बनने के प्रोसेस में। तो एज ए जूनियर म्यूजिशियन मैंने एंट्री ली थी और मेरा पहला पड़ाव आर डी बर्मन साहब के यहाँ ही था और अंतिम पड़ाव भी, लास्ट भी वही स्टेशन था। मैं गया था। इन पीरियड में मैं जो उनके यहाँ 7-8 साल मैं साथ साथ पढ़ भी रहा था। मैं बीटेक कर रहा था उस समय। आर डी बर्मन साहब के एक असिस्टेंट थे, सपन चक्रवर्ती, जिनने एक जमीर फिल्म में भी म्यूजिक दिया था। इसका गाना आपने सुना है, तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी। तो वो मेरे यहाँ आते जाते थे। और मेरी मदर म्यूजिशियन थी, सितार बजाती थी, विशारद थी एमए में। विशारद यानी क्वालिफिकेशन है। तो वो कारवां फिल्म का गाना मेरी मदर का ही दिया हुआ है। वो बुंदेलखंड नाम के रीजन का फोक सॉन्ग है, जो बाद में बना गोरिया कहाँ तेरा देश रे। एक बहुत फोक खूबसूरत सॉन्ग है। गाना है सर वो जी। जी हाँ, वो एक्चुअली उसके वर्ड्स है, सैया गए परदेस रे गुइया काहे रोए। अरे हो सैया गए परदेस रे गुइया काहे रोए, ओ लाल 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 डर 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 डर। फिर इसके बाद आर डी बर्मन साहब ने उसको इम्प्रोवाइज करके उसके अंतरे बनाए और स्टेंजास बनाए, उसको ब्यूटिफिकेशन किया। तो सपन जी का हमारे आना जाना था, उसी जरिए मैं वहां पहुंचा। और वहां जाके मुझे पता चला कि उस जमाने में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, आज के जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कैसे काम होता है। मुझे ये सब नहीं मालूम था और शायद आप लोगों को भी सबको नहीं मालूम हो। तो ये मैं जरूर आज शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि किस गाने में किसने क्या बजाया, ये बहुत सारी चीजें गूगल पे, यूट्यूब में उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। बट व्हाट आई वांट टू से कि आप गाने कैसे बनते हैं उस जमाने में। 70 से 80 के पीरियड में फिल्म इंडस्ट्री में 45% काम आर डी बर्मन साहब के पास था और 45% लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के। 10% जो बचा था उसमें मदन मोहन, रवि, कल्याण जी, आनंद जी और दीगर लोग आ जाते थे। और जितने भी वो प्रोडक्शन हाउस थे, वो इनके इसमें डिफरेंशिएट कर लेते थे। जो साउथ से प्रोडक्शन आ रहे थे, जो फैमिली मेलोड्रामा बना रहे थे, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास जाते थे। जो क्राइम, थ्रिलर, एक्शन इस किस्म की फिल्में बना रहे थे, वो आर डी बर्मन साहब के पास जाते थे। तो ये हम जब आर डी बर्मन साहब के, हमने देखा कि उनने एक डिपार्टमेंट बनाया रखा था, वो प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कवर करता था। उस जमाने में दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर प्री प्रोडक्शन में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। अब आप पूछेंगे प्री प्रोडक्शन क्या, तो प्री प्रोडक्शन में सबसे पहले हमको सॉन्ग स्क्रीन प्ले डिजाइन करना पड़ता है। कि एक गाना होगा तो वील हैव टू सिट विद द डायरेक्टर्स टीम। डायरेक्टर विल टेल अस कि हमको 4 मिनट का गाना चाहिए, इस गाने को आउटडोर लेंगे, इंडोर लेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं कि आउटडोर है, इंडोर है। अकॉर्डिंगली वी विल सेलेक्ट द इंस्ट्रूमेंट्स। फिर वो उसमें ये होगा कि ये गाना डायरेक्ट शुरू होगा कि कोई उनको प्रील्यूड चाहिए। उस प्रील्यूड में कोई सीन है, हीरो हीरोइन का कोई झगड़ा है या कोई ऐसा इंसिडेंस है, उसको म्यूजिकली कवर करना है। फिर उसके बाद हमको कैमरा कहाँ कहाँ जाएगा, उसमें म्यूजिक क्या क्या होगा। किसी विलन के जूतों पे भी जाएगा जो पर्दों के पीछे छुप के कत्ल की साजिश रच रहा है, तो क्या म्यूजिक पीस आएगा। फिर या कहीं जीप के ब्रेक फेल हो गए और वो गिरने वाली है और ऑडियंस को मालूम है, पर वो उसका म्यूजिक कैसा होगा। या कोई कॉमेडी का म्यूजिक डालना है। तो ये सब टेलर मेड म्यूजिक होता है। एक तो रेडीमेड होता है, उसको आप किसी भी सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल आपने गाना सुना होगा पुकारता चला हूं मैं, उसको आप किसी भी पिक्चर में किसी भी सिचुएशन में डाल सकते हैं। चुरा लिया है दिल किसी भी सिचुएशन में कहीं भी डाल सकते हैं। पर जो टेलर मेड है, जैसे हमने शोले में गाना किया था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे,
अब वो टेलर मेड था पूरा, क्योंकि उसमें सीक्वेंस सिप्पी साहब ने बता दिया था कि दो चोर बदमाश हैं, तो नेचुरली जब चोर बदमाश है तो कोई पीलू शिवरंजनी भैरवी पे तो कंपोजिशन होगी नहीं, और ये किसी की मोटरसाइकिल चुरा के भागेंगे, और उसमें कुछ कॉमिक सीन्स भी थे, सिक्का भी उछलेगा तो सिक्के की आवाज भी होगी, एक पनिहारिन है जो घड़े लेके दौड़ेगी मटका लेके, और कभी वो मोटरसाइकिल की साइड बाइक निकल जाएगी और ठेले से टकरा के उलट जाएगी, तो कुछ कॉमिक म्यूजिक चाहिए, तो यू विल हैव टू मेक ए टेलर मेड म्यूजिक अकॉर्डिंग टू दैट रील। फिर ये सब हम लोग जब लिख के लाते हैं, और उसके बाद लिखने के बाद वो टेलर मेड म्यूजिक की इमेजिनेशन होती है, रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग में सीनियर म्यूजिशियंस आते हैं, क्योंकि हमारे एक एसोसिएशन हुआ करती थी, CMA, सिने म्यूजिशियन एसोसिएशन, वो ग्रेड देती है ऑडिशन लेके, मुझे भी उनने ऑडिशन लेके एक ग्रेड दिया हुआ था, इनिशियल ग्रेड इज कॉल्ड B ग्रेड, देन A ग्रेड, देन स्पेशल ग्रेड। तो ये जो स्टूडियो में डायरेक्ट गानों में बजाते हैं, जैसे हमारे दिलीप नाइक सर, जो वसीम साहब भी जानते हैं जिनको, तो वो आइकॉनिक गिटार प्लेयर है, मैं उनको अपना गुरु जैसा मानता हूँ। तो वो ये जो सीनियर म्यूजिशियन रिकॉर्डिंग्स देते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो इन सेटिंग्स पे बैठे, तो प्री प्रोडक्शन में एक तो ये काम होता है, फिर सिंगर्स रिहर्सल होती है। आजकल तो सिस्टम दूसरा हो गया, आजकल PDF से गाना भेज देते हैं, कह देते हैं तुम ना मेरे यहाँ ना मैं तुम्हारे यहाँ जाऊंगा, अपना गाना सुन के वहीं से रिकॉर्ड करके भेज दो। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिंगर्स बुलाते थे और उसकी मैनुअल एक रिहर्सल होती थी, वहाँ किशोर कुमार जी कहते थे इसको नीचे करो, इसको ऊपर करो, यहाँ मेरे को सांस लेना है तो थोड़ा गैप दो, ये सब होता था। फिर एक रिकॉर्ड होता है जब गाना, तो उसके बाद हमको स्पूल होते थे, उस समय एनालॉग रिकॉर्डिंग होती थी, आजकल डिजिटल होती है। उस एनालॉग रिकॉर्डिंग को शूटिंग लोकेशन पे जाके एक नागरा मशीन होती है, उसमें काउंटर्स रहते हैं, तो डायरेक्टर को लिख के देना पड़ता है कि काउंटर नंबर 1 2 3 सिर्फ सीनरीज है, 3 से लेके 8 तक हीरो के ऊपर कैमरा है, वो मेल वर्जन है, फिर उसके बाद फीमेल वर्जन है, फिर दोनों का वर्जन कहाँ कहाँ है। तो डायरेक्टर एक प्लान ले लेता है नोटशीट पे लिख के कि जिस दिन हीरो अवेलेबल है उस दिन हीरो के शॉट्स ले लेता है, जिस दिन हीरोइन अवेलेबल है उस दिन हीरोइन के ले लेता है, जिस दिन दोनों अवेलेबल है उस दिन दोनों के ले लेता है, और जिस दिन कोई अवेलेबल नहीं है तो उस दिन वो नदी, पहाड़, झरने, चांद, सितारे, ट्रेन, जीप, ये सब करके रेडीमेड करके काम रखता है। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्कुल। विनीत भाई, एक मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल ये है कि R.D. बर्मन 1961 में फिल्म इंडस्ट्री में आए, उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई छोटे नवाब। फिल्म इंडस्ट्री में वो 50 में आ गए थे, 1950 में नहीं, लेकिन उनकी पहली फिल्म जो थी एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर, वो 61 में आई, छोटे नवाब। छोटे नवाब के बाद उनकी कुछ फिल्में आई, भूत बंगला आई, उसके बाद फिर बहारों के सपने आई, एक पति पत्नी भी आई थी, पति पत्नी आई, तीसरा कौन आई, लेकिन जो उनको शोहरत मिली वो मिली तीसरी मंजिल से जी। 66 में ये फिल्म आई थी, उसका बहुत बड़ा रीजन है, शम्मी कपूर साहब को। अच्छा, ये क्या हुआ सब जी, वो जो तीसरी मंजिल में जो म्यूजिक उन्होंने दिया, उसमें क्या ऐसी खास बात थी कि वो एकदम फोर फ्रंट पे आ गए, यानी उसमें क्या ऐसा बदलाव था कि एकदम से की बुलंदियों पे चले गए? जैसे हम क्रिकेट की लैंग्वेज में बोले तो वो उनको अपनी लेंथ नहीं मिल रही थी, इसके पहले वो जो 2 फिल्मों का आपने नाम लिया, वो फिल्मों में उस किस्म की लेंथ नहीं मिल रही थी, और सबने अपनी अपनी स्टाइल जमा ली थी। SD बर्मन की अलग थी, मदन मोहन की अलग थी, शंकर जयकिशन की अलग थी, सिम्फोनिक स्टाइल थी। शंकर जयकिशन इज द नेम हु हैज सेट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री म्यूजिक। उनने एक म्यूजिक का स्ट्रक्चर कर दिया था कि ये प्रील्यूड होगा, ये काउंटरल्यूड होंगे, ये इंटरल्यूड्स होंगे, ये साइड की म्यूजिक्स होंगे, एक उसी सेट पे लोग चल पड़े थे और उसी किस्म के सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रेशन को फॉलो कर रहे थे। R.D. बर्मन साहब जब तक अपनी लाइन नहीं बनाते तब तक उनको पहचान नहीं मिली, पर तीसरी मंजिल में पहली बार जब ये पता चला कि इस फिल्म का हीरो एक रॉक सिंगर है, एक क्लब सिंगर है, तब उनने एक नई स्टाइल डेवलप करने का सोचा कि रॉक सिंगर है तो मुझे कोई पीलू शिवरंजनी और मालकोस और यमन पे नहीं जाना है, मुझको इसमें क्लब इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं। क्लब इंस्ट्रूमेंट यानी हमको जैज इंस्ट्रूमेंट लेने हैं, जैज लेना है, ब्रास लेना है, ड्रम्स लेने हैं, गिटार लेने हैं। इसके पहले हमारे यहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर बड़े इस मामले में एक तरह से गिल्ट था उनको कि इंडियन ऑडियंस विल रिजेक्ट वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट एंड वेस्टर्न ट्यून्स, जो R.D. बर्मन पे यदा कदा चार्जेस भी लगते हैं कि वो काफी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट लेते थे। तो R.D. बर्मन साहब ने तीसरी मंजिल में ये लेके साबित कर दिया कि जब उन्हें ब्रास और गिटार और इसके कॉम्बिनेशन लेके एक नई किस्म की बीट्स लाए, इसके पहले जो हमारे यहाँ बीट्स आ रही थी वो एक
सेट टाइप की रिदम चल रही थी। आर डी बर्मन साहब पहली बार बोसा नोवा नाम की बीट उन्होंने इंट्रोड्यूस की इस फिल्म में, वो हसीना जुल्फों वाली में वो बीट है, यूज हुई है। बिल्कुल अब जैसे उनने गिटार का इसमें दिलीप नाइक सर हमारे जो गुरु हैं, उस्ताद हैं, उसमें जो आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा का प्रील्यूड है, वो आप गौर करेंगे कि वो 3 बार बजता है। नासिर हुसैन साहब ने बल्कि सर वो अमिताभ बच्चन जी का जो शो आया करता था, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें एक क्वेश्चन भी था कि आजा आजा में आजा आजा कितने बार बोला गया है, जी, जी, तो जी, जी, वो जी, जी। ये भी एक नई चीज़ थी। 9 टाइम्स ये भी एक नई चीज़, ये मजरू सुल्तानपुरी ने नहीं लिखा था कि आशा भोसले ओहो आजा, ओहो आजा, ओहो आजा, ओहो आजा, ओहो आजा, ओहो आजा, ओहो 7 बार करेंगे। ये किसी लिरिसिस्ट ने नहीं लिखा था। ये तो आर डी बर्मन साहब ने अपनी धुन के मेलोडिक मीटर को कंप्लीट करने के लिए उसको इतनी बार किया, और कहाँ-कहाँ साँस छोड़ना, ये सब म्यूजिक डायरेक्टर के जेनर का बिल्कुल, काम था। ऐसी लेकिन वो मैं गिटार जी, जी, नहीं, गिटार प्रील्यूड 3 बार जो रिपीट हुआ है, तो आर डी बर्मन साहब का नासिर हुसैन साहब को कन्विंस किया उन्होंने कि आपका हीरो एक ड्रम प्लेयर है रॉकी, उस क्लब में वो गिटार के 3 बार, लोगों को ये लगता था और कि कहीं रील तो नहीं अटक गई प्रोजेक्टर की, तो लोग पीछे मुड़-मुड़ के देखने लगते थे कि क्या बात है, बार-बार यही ट्यून क्यों बज रही है? पर उस मगर ट्यून में ऐसा भी उन्होंने था सर कि वो ग्लास भी एक सॉन्ग में उन्होंने यूज़ किया था। वसीम सर जी। आपको याद होगा, जी, जी, वो ज़ीनत जादू अमान की जी का वो बारात पे सॉन्ग था, और चुरा चुरा लिया है लिया मैं, तो चुरा लिया हमारे मैंने। जो डायरेक्टर साहब थे विजय आनंद जी ने उसका उसका बड़ा अच्छा डायरेक्शन भी उसमें दिया कि जब ये 3 बार गिटार बजेगा तो लोग कंफ्यूज नहीं हो कि एक गिटार के रिकॉर्ड की सुई अटक गई है कि कहीं, ये 3 बार क्यों बज रहा है, ये 3-3 बार ना हो। तो उनने उस बीच में शम्मी कपूर और आशा भोसले की सॉरी आशा पारेख जी की साइन लैंग्वेज एस्टेब्लिश करी कि बार-बार शम्मी कपूर उनको इनवाइट करते हैं फ्लोर पे अपने साथ डांस करने के लिए, और 3 बार अलग-अलग अंदाज से उसको इनवाइट करते हैं, तो लोगों को समझ में आ गया कि ये जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगी तब तक एक गिटार पीस बज रहा है, और गिटार पीस बजता है, उसके बाद रफी साहब का मुखड़ा आता है, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। तो ये एक इंडियन फिल्म म्यूजिक के लिए एक नई बात थी, नया स्टाइल था, इसके पहले ऐसा नहीं होता था। हमारे यहाँ गाने सीधे-सीधे शुरू हो जाते थे, इस किस्म से ब्रास को लेके जैज और इस किस्म के गाने नहीं बिल्कुल, होते थे, तो वो एक लेकिन नया मैं अगर वसीम सर से पूछूं, वसीम सर पहले हम ये सुनते थे कि पहले शायद म्यूजिक जो है वो बाद में बनाई जाती थी, लिखा पहले जाता था सॉन्ग, अब शायद म्यूजिक जो है जी, जी, वो पहले मैं अब ये मैं उलट होता है। लेकिन वसीम सर पहले लोग पुराने गाने हम आज भी सुनते हैं तो हमें बोरियत नहीं होती, नए गाने बड़ी जल्दी तंग हो जाते हैं, क्या वजह? असल में जी अब ये है कि क्रिएटिविटी को बहुत हद तक टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर लिया है। टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, क्रिएटिविटी पीछे रह गई है। पहले लोग यानी एक-एक गाना कंपोज करने पे यानी कई की धुनें बनाते बनाते थे, कई की दिनों तक वो एक सिलसिला चलता रहता था, डिस्कशंस होती थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी, यहाँ पे ये कर दें, ऐसे कर दें, ये रिदम पैटर्न इसमें दे दें, इस तरह से हम इस गाने में एक नई इनोवेशन ले आए। अब वो इतना ज्यादा कमर्शियलिज्म आ गया है, लोगों के पास वक्त नहीं है उस चीज के लिए। हर कोई चाहता है कि फौरी तौर पे एक गाना कंपोज हो, बल्कि बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स अवेलेबल है मार्केट में, एक गाना इसका ले लिया, एक फलां का ले लिया, फलां का ले लिया, हाँ, और उसका एक पैकेज बना के एक फिल्म के अंदर जी ये सलमान खान इसमें होगा, इसमें मिसाल के तौर पे वो फला हीरो होगा, और वो बस एक पैकेज की सूरत में वो पेश कर दिया जाता है। तो 15 दिन उसकी उम्र होती है, 15 दिन के बाद वो खत्म हो जाता है। तो अब चूंकि कमर्शियलिज्म बहुत ज्यादा आ गया है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल अब होने लग गया है, तो क्रिएटिविटी के लिए वक्त रहा नहीं। तो वो जो गाने थे उनमें बहुत ज्यादा आपकी क्रिएटिव इनपुट होती थी, तो यही वजह है कि वो आज तक आप सुनते हैं तो आपको हर मर्तबा एक नया मजा आता है। अच्छा, मेरा जी, सवाल एक है विनीत भाई से। विनीत भाई ये बताइए कि एक गाने में बुनियादी तौर पे एक मेलोडी होती है, रिदम होता है और हार्मनी होती है। जी। अब ये जो 3 चीजें हैं, इनको आर डी बर्मन ने किस तरीके से इस्तेमाल किया कि उनसे जो चीज भी क्रिएट हुई उसने लोगों को चौंका दिया? यानी क्या-क्या एक्सपेरिमेंटेशन की उन्होंने इन 3 चीजों को फिर सामने रख के? 50 अराउंड 1950 जब पार्टीशन के पहले हमारे यहाँ मोनोफोनिक म्यूजिक था। मोनोफोनिक म्यूजिक यानी अ, एक एकल स्वर हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसको, मोनोफोनिक था। उसमें जो मेलोडी यानी धुन है,
उसपे जो आप वोकल डिलीवरी कर रहे हैं, उसका जो गाना गा रहे हैं, उसका ऑर्केस्ट्रेशन भी उन्हीं सुरों पे है और उसमें कोई पीछे एक्कम्पनीमेंट नहीं होता था, मोनोफोनिक म्यूजिक था। इसके 60 के आसपास हमारे यहाँ होमोफोनिक स्टाइल शुरू हुई, यानी आपके गाने के पीछे का म्यूजिक, सब्सिक्वेंट म्यूजिक वो अलग चलता है, जिसको कॉर्ड्स बोलते हैं हम लोग, वही हारमोनी कहलाता है, होमोफोनिक। तो जैसे आपकी एनी आप ओपिनियन सबका किसी का भी गाना ले लें आप, तो उस समय जितने भी गाने होमोफोनिक में आए तो उसमें पहले जो वोकल लाइन है उसके पीछे एक ऑर्केस्ट्रेशन होता है, वो होमोफोनिक हो गया। आर डी बर्मन साहब ने इसमें प्रयोग किया पॉलीफोनिक म्यूजिक का। उनने पॉलीफोनिक करने के लिए क्या किया, इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज तो किया ही उनने। उनने हारमोनी, बंगालियों को हारमोनी वैसे भी पसंद थी, बंगाल से सलिल जी भी आए थे, एस डी बर्मन साहब, ये सब हारमोनी का जबरदस्त करते थे। पर ऐसा नहीं कि इसके पहले लोगों ने नहीं किया, शंकर जयकिशन साहब, मदन मोहन साहब सभी हारमोनी का कर रहे थे। हारमोनी यानी 5 नोट्स का कॉम्बिनेशन, 3 to 5 नोट्स मिलके जब एक साउंड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड हारमोनी। अब मेलोडी में जैसे एक स्वर है सा, सा के ऊपर आपने हारमोनी आप क्या लेंगे वो अरेंजर डिसाइड करता है कि इसमें, अब हमें टेक्निकल बात है, मेजर माइनर कॉर्ड्स होते हैं, शायद सभी लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट हारमोनी एक वेस्टर्न कंसेप्ट है। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में हारमोनी नहीं होती है। हमारे यहाँ एकल वाद्य है, फॉर एग्जाम्पल सितार इज ए मोनोफोनी इंस्ट्रूमेंट, सरोद मोनोफोनी, इसमें एक ही ट्यून एट ए टाइम बजेगी, इसमें 5 नोट्स नहीं बज सकते, 3 नोट्स एक साथ नहीं बज सकते, सरोद में, सितार में, बांसुरी में, वीणा में, संतूर में, ये जितने भी हैं सब मोनोफोनिक इंस्ट्रूमेंट हैं। बट हारमोनियम इज ए होमोफोनिक, उसमें एट ए टाइम आप 3 नोट बजा सकते हैं हारमोनियम में, एकॉर्डियन में बजा सकते हैं, गिटार में बजा सकते हैं आप। तो ये हारमोनी इज ए वेस्टर्न कंसेप्ट। तो ये वेस्टर्न कंसेप्ट की ब्लेंडिंग जब इंडियन म्यूजिक से हुई, आपको वही अच्छी लगती है, आप उसको डिफाइन भले नहीं कर सके पर आपको सुनने में मजा आता है। इसलिए मोनोफोनिक इरा जो नौशाद साहब की थी, वो गाने आज भूले बिसरे हो चुके हैं और वो लोगों को आजकल एफएम में नहीं चलते हैं। पर आर डी बर्मन साहब के गाने आपको आज भी हिंदुस्तान में जितने भी एफएम चैनल्स हैं उसमें 80-90% वो गाने बजते हैं, क्योंकि एक तो उनकी साउंड बैलेंसिंग बहुत अच्छी है और वो उसमें हारमोनी का यूज इतना अच्छा हुआ है कि वो अलग अलग सुनाई पड़ता है उसमें। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और जो आपने अभी ट्यून का बताया था, मैडम ने पूछा था कि पहले लिखा जाता था गाना, आजकल नहीं लिखा जाता है, तो वो एक्चुअली बंगालीज ने, वो उर्दू नहीं समझते थे, हमारी इंडस्ट्री लाहौर से शिफ्ट हुई थी, तो लाहौर में जितने भी थे वो सब उर्दू वाले थे। और वो जब बॉम्बे में शिफ्ट हुए तो प्रोड्यूसर्स भी उर्दू समझते थे, और जितने शायर थे वो सुल्तानपुरी हो या कानपुरी हो या जयपुरी हो, जितने भी हों, वो सब उर्दू में लिखते थे। और दूसरा एक इसमें छोटा सा टॉपिक है, वो उसको आप किसी उसमें मत लीजिएगा हिंदू मुस्लिम के उसमें, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हिंदी कविता में जो मेल है वो फीमेल को रिझाता नहीं रहता है। आप हिंदी लिटरेचर की कोई भी पोएट्रीज देखेंगी तो उसमें हिंदी कविता फीमेल की तरफ से है कि वो विरह की आग में तड़पती है, वो हमेशा, विरहिणी नाम का एक वर्ड है, वो हमेशा खुद तड़पती है कि मेरे सैया मुझको देख लें, उनकी एक नजर मुझ पे पड़ जाए, वो मुझको प्यार कर लें, काले काले मेघ उमड़ आए तो मैं उनकी याद में तड़प रही हूँ। ये हमारे यहाँ पुरुष यानी मेल वो हमेशा तलवार लेके, या तो वो मतलब ये उसको शोभा नहीं देता कि वो एक फीमेल के प्यार में कविताएं कहे। पर उर्दू शायरी में ऐसा नहीं है, तो वो उर्दू शायरी सूटेबल हो गई फिल्म इंडस्ट्री में रोमांस के लिए, चेजिंग के लिए और अप्रोच करने के लिए, प्रपोज करने के लिए, तो वो उर्दू शायरी अच्छी बनी। पर जब बंगाली म्यूजिक डायरेक्टर आए तो उनको उर्दू के लफ्ज समझ में नहीं आते थे बड़े बड़े, तो वो ट्यून बनाने लगे पहले और वो फोर्स करने लगे। इसीलिए साहिर साहब ने एस डी बर्मन साहब के साथ, ये भी एक कारण है, ईगो तो है ही, but this is also one of the reason that he was adamant to change his words। और एस डी बर्मन को समझ में नहीं आते थे वर्ड्स, एस डी बर्मन कहते थे मेरी ट्यून फाइनल है, इसमें आप वर्ड्स कुछ भी करिए। और वैसे भी ट्यून ऑलवेज लास्ट फॉर एवर, ये मैं आपको कई बार सिद्ध कर चुका हूँ कि आप आज जैसे चुरा लिया दिल को, आप आलू भटा टमाटर की सब्जी जल्दी से बना दो, तुम कुछ भी गा लो तो वो चलेगी, ट्यून अच्छी है, ट्यून याद रहेगी हमको हमेशा, वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं उसमें। तो ये उसका सिलसिला चल पड़ा ट्यून्स का। तो जब ट्यून का सिलसिला चल पड़ा और ट्यून बनने लगी तो वर्ड्स में क्वालिटी में कंप्रोमाइज हुआ। और फिर भी जहाँ सिचुएशन बेस्ड होती थी गाने, वहां तो बैठना पड़ता था और पहले लिखा जाता था और फिर बाद में ट्यून बनती थी। तो जैसा आपने मुझसे पूछा कि वो ये
ट्यून की बात आपने मैडम ने करी थी, तो वो उसका मैं आपको यही जवाब जी। बता रहा हूँ कि जो ट्यून बननी पहले एस.डी. बर्मन से शुरू हुई। इसके पहले जैसे रवि साहब वो अपनी शान के खिलाफ समझते थे, नौशाद साहब शान के खिलाफ समझते थे कि पहले ट्यून बना दो, तो कहते थे नौशाद साहब ओपनली कि ये तो ऐसे ही हो गया कि पहले कफन सिलो फिर उसके नाप का मुर्दा ढूंढो। लेकिन सर अब तो खैर और तरह से काम होता है, लेकिन वही मैं वसीम सर आपसे कह रही थी कि एक वजह मेरी मदर कहा करती थी कि पहले लोग इंतजार करते थे कि रेडियो पे कोई सॉन्ग आएगा, प्रोग्राम्स हुआ करते थे रेडियो के। अब तो हर एक के पास जो है वो जाहिर है कि हर वक्त जब मर्जी सुन ले सॉन्ग। इस वजह से भी शायद सॉन्ग्स जो है वो इतने जल्दी लोग उससे बोर हो जाते हैं, क्योंकि बार बार चला चला के देख देख कर टीवी पर आ रहा मैडम है, मेरा यूट्यूब ऐसा भी पर आ रहा मानना है है। कि वो सॉन्ग कैरेक्टर्स के आसपास नहीं है, क्योंकि आजकल वैसे कैरेक्टर्स नहीं है। आजकल के लड़के लड़कियों का दिल नहीं टूटता है, उनको बेवफाई वफा ये सब बातें हट गई हैं, तो वो सोसाइटी से बड़ा अलग कहते किस्म की भाड़ में सोसाइटी जाओ। हो गई। अगर कुछ होता है तो वो बोलते भाड़ में जाओ। अब तो ब्रेकअप पे सॉन्ग बनने लग गए। अभी मैंने सुना था मेरे सैया जी से ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप पार्टीज हो रही हैं। तो वो बिल्कुल। सिचुएशन ही हट गई जहाँ हीरो पियानो पे लेके गाना गा रहा है कि आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। तो उस किस्म की सिचुएशन हट गई है। अब आपको क्या ऐसा ही आलिया है भट्ट पे तो। अच्छा लगेगा लग जा गले से, या किसी दीपिका पादुकोण पे आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल, मुझे तो लगेगा सैकड़ों की नजरों ने समझा प्यार के काबिल। तुम्हारी बात है तो जमते नहीं है पुराने गाने इनसे। नहीं, मगर बहरहाल बात थी उन पुराने सॉन्ग्स में, ऐसा नहीं है कि वो आज भी लोग सुनते हैं, बल्कि लेकिन सर रीमिक्स बना बना के बड़े खराब कर दिए, नहीं आप लोग क्या कहेंगे? वो आपने कहा ना कि आज की जनरेशन को खुद खुद की क्रिएटिविटी नहीं है, तो पुराने पॉपुलर सॉन्ग्स को नए रिदम में डाल के आप किसी भी होटल पब बार में इंडिया में चले जाइए, 80% पुराने गाने, कान में छल्ला पहन के जूड़ा वाला लड़का गिटार लेके बजाता रहता है, वो सब पुराने ही गाने गाता है, रिमिक्स करता है, एक ही मेडली हाँ, एक ही हम तो उसमें गाते सर रहते हैं। अगर हम तो यूरोपियन एम्बेसी जो पाकिस्तान में है, जो उनके यहाँ की जो पार्टीज होती हैं उसमें जाते हैं, वहां पे डांस पार्टीज वगैरह जो होती हैं उसमें मेरा जाना होता है बाज एम्बेसीज में, तो वो इंडियन सॉन्ग्स ही को रिमिक्स कर करके वहां पे चलाया जा रहा होता है और बहुत अच्छा लगता है, बड़ा लोग खुश हो रहे होते हैं। लेकिन जाहिर है तो ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। जी 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 अब जी जी, अब तो सर बेशक। वसीम सर और आप दोनों से मैं पूछूंगी कि अब तो सिंगर्स की अपनी कोई वॉइस भी नहीं रही है, मतलब जो एक्टर होता है उसी जैसी वॉइस में गा रहे होते हैं, तो पता लगता है शाहरुख गा रहा है, सैफ की आवाज है, या हाँ ये अक्षय की आवाज है, या बच्चन साहब की है। तो वो जो एक पहले था ना कि किशोर साहब का सॉन्ग है या मोहम्मद रफी का सॉन्ग है, वो चीज भी अब नहीं रही है। जी जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि वो कमाल के सिंगर्स थे और प्रोफेशनल सिंगर्स थे और उन्होंने सीखा हुआ था सब कुछ। तो अब तो वक्त ही नहीं है किसी के पास कि वो रियाज करे, वक्त ही नहीं है कि वो एक चीज को बकायदा तौर पे वो सीखे। अब तो आप 4 गाने सुनते हैं और 5वां गाना फिर आप खुद गाने लगते हैं। और मेरा ख्याल है बहुत कम नौजवान ऐसे होंगे जिनकी अपनी कोई कोई म्यूजिक एल्बम रिलीज नहीं हुई होगी। अब तो म्यूजिक एल्बम्स, अब लाहौर में मैं गया कुछ अरसा पहले, तो वो मुझे पता चला कि अगर आपने म्यूजिक एल्बम रिलीज करवानी है, आप एक जगह पे जाएं, वहां पे पूरा उनका सेटअप है, वो ट्यून्स भी बना देंगे, वो उसकी लिरिक्स भी लिखेंगे और वो आपकी आवाज में उसको इस तरीके से गवा भी देंगे कि वो लगेगा कि कोई बड़ा अच्छा कोई सिंगर है ये। वो तो और वो गजेट्स आ गए हैं, ऑटो ट्यूनर, ऑटो जी 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 ट्यूनर है, पिच जी करेक्टर है, ऑटो ट्यूनर है, तो सब काम जी आपको बेसुरों को भी, जैसे ये इंडियन आइडल वगैरह आते हैं, तो लोग वो कोई वन टेक नहीं गा रहे हैं, वो ऑटो ट्यूनर से बच्चों को रिहर्सल करा करा के उसको सेट करके कई बार करते हैं, तो वही आप बता रहे हैं जो स्टूडियो में हो रहा है। पर पहले जैसे मैडम ने कहा कि सीखते थे लोग, किशोर कुमार जी को छोड़ के सभी सीखे हुए सिंगर्स थे। किशोर कुमार जी वॉज ए गॉड गिफ्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सा रे गा मा पा धा नी सा की फ्रीक्वेंसी 240 है, रे की 260 है, गा की 280 है। किशोर कुमार जी गाते थे सा, तो आप उसको मीटर पे स्टूडियो में देख लें तो 240 का निडल दिखाता था। बाकी लोग सीख के 240 पे आ रहे थे, वो ऊपर वाले की कुदरत की नियामत थी कि वो अपने आप सा या जो स्वर लेते थे वो फ्रीक्वेंसी पे आता था उनका। तो ही वॉज कॉल्ड मिस्टर परफेक्ट पिच। उनका जो पिच था वो परफेक्ट पिच था, उसमें एक डिग्री भी फर्क नहीं होता था। तो वो एक कुदरत थी। तो लोग कहते थे किशोर कुमार ने भी कहाँ सीखा है,
उनने नहीं सीखा, पर एक तो उनको कुदरत की गिफ्ट थी और दूसरा एसडी बर्मन जैसे दिग्गजों ने उनको सिखाया, तो वो तो टैलेंट था उनमें। पर हर कोई किशोर कुमार तो नहीं हुआ दोबारा उसका। पर रफी साहब ने सीखा था, तलत महमूद ने सीखा था, मन्ना डे ने सीखा था, मुकेश ने सीखा था। तो इन लोगों ने वो फ्रीक्वेंसी सीख के प्राप्त करी जो किशोर कुमार जी को बगैर सीखे मिली थी। बट मगर इसका उनको कोई मगर सर आजकल के मूवीज में जो जब हीरो गाता है तो वो ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगता कि उसकी अपनी ही आवाज जैसी आवाज में कोई गाता है, चाहे शान हो, चाहे सोनू निगम हो, चाहे कोई हो, वो कुछ उससे मिलती जुलती वॉइस ही ऐसी करते हैं जिससे कि लगता है कि हाँ ये सैफ की ही आवाज है या ये शाहरुख की ही आवाज है। पहले नहीं, ऐसा होता था कि ये तो कैसी भी पहले भी आवाज है, होता था। इतने हीरोज की कैसी भी आवाज है पता लग जाता था हमें कि ये तो ये पहले भी गाना जो है रफी ये साहब करते थे। रफी साहब पहले भी शम्मी कपूर के लिए वो अलग लड़काना अंदाज में गाते थे और अलग अलग हीरोज के लिए गाते थे। रफी साहब दिलीप कुमार के लिए थोड़ा गमगीन कर लेते थे अपने नोट्स। तो रफी साहब भी इम्पर्सनेट करते थे इसको, और वो उनको बड़ा इसमें उस्तादी हासिल थी। वो जब जिस एक्टर की आवाज में करते थे तो लगता था यार ये रफी साहब इसके लिए गा रहे हैं। वो पूछते थे कि कौन है। इवन एक तो बड़ा पॉपुलर किस्सा है कि वो जो गाना था एन इवनिंग इन पेरिस का, आसमान से आया फरिश्ता, वो शम्मी कपूर जी नहीं थे स्टूडियो में, जनरली वो होते थे रिकॉर्डिंग में। और उस समय उनने पूछा कि ये गाना कौन गा रहा है, तो उन्होंने कहा शम्मी कपूर गा रहा है। तो उन्होंने बगैर शम्मी कपूर के वो गाना शम्मी कपूर जी के अंदाज में गाया। जब ये आए लौट के तो इन्होंने उनसे पंजाबी में पूछा कि पापा आपने मेरा गाना कैसे गाया। बोले मुझको पता चल गया जब मुझको शक्ति सामंत जी ने बताया, जो प्रोड्यूसर थे, कि इसमें शम्मी कपूर है। तो मैंने समझ लिया कि तू है तो एक टांग इधर फेंकेगा, एक हाथ इधर फेंकेगा और ऐसा करेगा, ऐसे कूदेगा। तो मैंने वैसे ही गा दिया। तो लगता था कि शम्मी कपूर जैसे गा रहा है बिल्कुल। उस फिल्म में दिलीप नाइक सर का गिटार भी है उसमें, उस गाने में, एन इवनिंग इन पेरिस में। जी तो वो जी रफी साहब करते थे वो, पर मन्ना डे साहब नहीं करते थे, किशोर कुमार नहीं करते थे। बट किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज पे सूट होने लगे थे, तो राजेश खन्ना बहुत। एग्रीमेंट में नाम लिखते थे कि किशोर कुमार मेरे गाने गाएंगे, आर मेरा डी ख्याल है बर्मन मेरा किशोर म्यूजिक कुमार देगा। जी के जो बेस्ट सॉन्ग्स हैं वो दो लोगों के ऊपर गए, एक देवानंद जी और एक राजेश खन्ना जी, दोनों के ऊपर बेस्ट बेस्ट किशोर सॉन्ग कुमार जो का थे। स्ट्रगल सबसे बड़ा रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, 23 साल का। उनको जितना स्ट्रगल उनका होता और किसी का तो सुसाइड कर लेता, जहर खा लेता या फ्रस्ट्रेशन होकर पागल हो जाता। उनको कोई सिंगर नहीं मानता था, उनको एस डी बर्मन के सिवा कोई सिंगर नहीं मानता था। और जो लोग मानते भी थे वो कहते थे ये कॉमिक सिंगर है, अपनी फिल्म के ही गाने गा सकता है। उनको गायक नहीं मानते थे लोग, सिंगर नहीं मानते थे। एस डी बर्मन हैड ए कॉन्फिडेंस कि इज अ गुड सिंगर। इनकी जो परफेक्ट पिच है ये बड़ी स्पेशलिटी है। देवानंद जी, चूंकि देवानंद जी हमेशा अर्बन रोल करते थे, उनको आपने कभी धोती कुर्ते वाले रोल में नहीं देखा होगा। वो कभी गांव का करेक्टर नहीं किया हाँ उन्होंने, नहीं वो देवानंद जी नहीं ने। करते, वो नहीं हमेशा करते। मिस्टर हैंडसम बन के क्लब या हाँ। आपका अर्बन रोल करते थे। तो किशोर कुमार उनको शूट करता था। तो किशोर कुमार, अच्छा, चूंकि वो एस डी बर्मन के सिवा और कोई म्यूजिक डायरेक्टर पसंद नहीं करते थे, तो एस डी बर्मन ने हमेशा किशोर कुमार को रखा वहां देवानंद जी के। पर जो गाने किशोर कुमार नहीं गा सकते थे, वो खुद कह देते थे कि जैसे गाइड में दिन ढल जाए, सॉरी मैडम, नहीं नहीं it's okay। जी। जैसे दिन ढल जाए रात ना आए, वो हाँ गाया उनने। या ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो वो नहीं गा सकते थे किशोर कुमार, तो वो रफी साहब के गाए हुए हैं। तीन देविया में एक गजल है, कहीं बेख्याल होके यूं ही छू लिया किसी ने, वो रफी साहब ने गाई है। और उसमें ख्वाब हो तुम या कोई हसीना किशोर कुमार से गवाया है उनने, एस डी बर्मन ने, बड़ा उसी खूबसूरत फिल्म में। गाना है वो, नहीं वसीम सर? जी ख्वाब हो बहुत। तुम या कोई हकीकत, बड़ा खूबसूरत गाना है। अब देखिए वो टेलर मेड सॉन्ग है, उसमें उनने एक कितना बड़ा प्रैक्टिकल किया था कि उनने पहले एक स्ट्रेंजा गवाया, जबकि उस जमाने में जो स्ट्रक्चर था पहले मुखड़ा होगा फिर स्ट्रेंजा होगा। पर उसमें उनने उस गाने में पहले एक स्ट्रेंजा गवाया कि वो पियानो पे हीरो बैठ के एक स्ट्रेंजा गाता है, फिर जो हॉल में गर्ल्स और बॉयज वो आते हैं कि नहीं साहब पूरा गाना सुनाइए, तब फिर पूरा गाना फॉलो होता है, जी जबकि जी ऐसा होता बिल्कुल। नहीं था। इसके लिए बड़ा अच्छा सर, करेज चाहिए। सर मैंने ये सुना है कि कहीं बेख्याल होकर ये जो गीत है फिल्म तीन देवियां का, ये एक्चुअली जयदेव ने कंपोज किया था, जयदेव ने। सर क्या होता है, ये बात अक्सर आपसे होती रहती है, कंपोज में क्या होता है, एक म्यूजिक डायरेक्टर होता है, उसके अंडर में 3 से 5 असिस्टेंट्स होते हैं। तो 3 से 5 असिस्टेंट होते हैं, तो कभी साइन लाइन यानी मुखड़ा कोई असिस्टेंट करता है, तो स्टेंजा कोई कर लेता है। इट इज अ टीम वर्क। मैं जैसे टेलर की दुकान में आपने मेरा नाप लिया कोट का, पर अंदर कांच के बटन किसी ने लगाए, सिलाई किसी ने की, तुरपाई किसी ने की, कटिंग किसी ने की। तो ऐसे ही म्यूजिक डायरेक्टर ने काम लेता है, तो वहां काम लेके मेन कंपोजिशन
का एक मीटर किसी ने दे दिया, उसके बाद डेवलप उनने किया, तो ये मालूम नहीं पड़ता जब तक वो खुद आके कहे कि ये मैंने बनाया है। तो वो अब जैसे चित्रगुप्त जी ने इसी ट्यून पे एक गाना बनाया था, मुझे दर्द दिल का पता ना था, तो वो और वो सब एक ही आसपास गाने, तो लोग ये भी कहते हैं कि चित्रगुप्त जी की कंपोजिशन तो नहीं है, मुझे दर्द दिल का पता ना था, मुझे आप इसीलिए मिल गए। वो सेम ट्यून पे है और सेम रूपक ताल पे है, 7 मात्रा की रूपक ताल पे है वो गाना भी। तो वो दोनों आसपास, अब उन दोनों की कंपोजिशन एक जैसी है, तो मगर ये क्या होता है। जी जी, जी, जी। नहीं, नहीं सर, मैं ये कह रही थी कि एक टाइम ऐसा भी आता है हर म्यूजिक डायरेक्टर की लाइफ में या हर सिंगर की लाइफ में, जब नहीं चल रहे होते किसी तरीके से। ऐसा मैंने कुछ पढ़ा था हर कि टैलेंट का एक आप एक्सपायरी डेट होती है, एवरी नहीं सर, टैलेंट हैज फिर गॉट उसके बाद एक्सपायरी डेट। दोबारा आते हैं ना सर, कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा निकलते हैं, तो इनकी सबके लाइफ में साथ भी नहीं ऐसा कुछ होता, हुआ? आर डी बर्मन साहब के साथ हुआ कि 1942 में दोबारा आए। लेकिन सर जो 1942 की जो कंपोजिशंस थी ना, वो उन्होंने बहुत सी तो ऐसी कंपोज की थी जो कि विधु विनोद चोपड़ा ने रिजेक्ट कर दी थी, और उन्होंने कहा कि ये चीज मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो वाला आर डी बर्मन था 70s वाला वो चाहिए, मुझे आप इसकी दूसरी धुन बना के दें। तो काफी ज्यादा फिर कंट्रीब्यूट किया बाकी लोगों ने, और वो 1942 फिल्म के गाने काफी हिट हुए। लेकिन आप देखिए 1942 से और आखिरी जो उनकी लेट 80s में फिल्में आई, मसलन इजाजत थी, इजाजत के बाद फिर 1900 इजाजत के सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे थे। इजाजत के बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप देखें बहुत सी फिल्में उनकी आई जिनका कोई एक गाना भी आपको याद नहीं होगा। अन्याय ही सर वो अन्याय, जुर्रत फिल्म अपनी, थी एक। फिर वही बात हो गई, अपनी लाइन और लेंथ खोने की होती है। क्या हो गया, फिर ऐसे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स आ रहे थे जो पहले दूध का धंधा करते थे, चूरण बेचते थे, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, और आर डी बर्मन का नाम चल रहा है तो उनने ढेर सारी प्रोजेक्ट दे दिए। तो इस किस्म का ना कास्ट थी ना स्टोरी थी, हालांकि ये बात पहले भी थी। कास्ट कारवां में क्या कास्ट स्टोरी थी, कुछ नहीं थी। तीसरी मंजिल में भी कोई स्टोरी नहीं थी। सबको मालूम है कि इसमें प्रेमनाथ मर्डर करता है, फिर भी लोगों ने 12-12 बार देखी जाके। पर वो डायरेक्शन बहुत अच्छा था विजय आनंद का, लोगों को अच्छा लगा। पर बाद के डायरेक्टर इतने थर्ड क्लास थे कि वो म्यूजिक के भरोसे नहीं चलती, वो म्यूजिक भी उनका लाइन एंड लेंथ खो गए थे, उनके बल्कि असिस्टेंट मैं कहीं पढ़ रही थी सर, किसी जगह इंटरव्यू था शम्मी कपूर जी का, मैं भी रिसेंटली कोई पुराना इंटरव्यू उनका देख रही थी। उन्होंने कहा कि 2 फिल्मों की वजह से वो एकदम से छा गए, और वो दोनों फिल्में देवानंद जी के लिए थी, और उन्होंने रिजेक्ट की तो उनको मिली एक जंगली और दूसरी तीसरी मंजिल। तो वो हाँ ये है, ठीक है। उन्होंने कहा कि वो बड़े थैंकफुल है देव जी के, कि उन्होंने रिजेक्ट कर दी और वो फिल्में मुझे मिल गई और उससे मैं स्टार बन गया। ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कही थी। ये हो सकता है और है भी। ये तो एक डेस्टिनी का खेल है। कई बार ऐसा होता है, रोल जैसे शोले में शत्रुघ्न सिन्हा को रोल गया था, पर वो अमिताभ बच्चन ने किया। तो ये डेट्स और पॉसिबल होता है, कई बार चीजें होती हैं। क्यों, हाथी मेरे साथी का म्यूजिक इतना, जबकि उसमें से 2 गाने आर डी बर्मन साहब के हैं। एक तो दिलबर जानी चली हवा मस्तानी, वो आर डी बर्मन साहब का कंपोजिशन का गाना है। और वो सही। उनको इतना पसंद था राजेश खन्ना को कि ही फोर्स लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल को कि ये ट्यून, उन लोग दोस्त भी थे, तो उन्होंने कहा कि चलो ये ट्यून को डेवलप करो यार इधर, मेरे को बहुत पसंद है गाना। तो वो लिया उनने, दिलबर जानी चली हवा मस्तानी। और वो इसका दूसरी एक आर डी उसी ट्यून, बर्मन का गाना है, जोगी ओ जोगी अरे प्यार हाँ में क्या हो। वो दोनों एक ही ट्यून, दोनों एक ही सिटिंग में 2 ट्यून बने थे। जैसे रुला के गया सपना मेरा और रात कली एक ख्वाब में आई, दोनों एक ही सिटिंग में 2 ट्यून सुझाई थी। तो रुला के गया सपना मेरा विजय आनंद जी को पसंद आ गई ज्वेल थीप के लिए, वो बाकी रह गया रात कली एक ख्वाब में आई, तो वो ऋषिकेश मुखर्जी ने बुड्ढा मिल गया में ले लिया। तो कई बार स्टॉक में जब आप बनाते हैं तो कुछ चीजें पसंद आती हैं, कुछ चीजें पहले तो बच सर जाती हैं। सॉन्ग्स आ जाया करते थे और लोग बड़ा सुनते कि पहले सॉन्ग्स आ जाते थे, लोग बड़ा इंतजार करते थे फिल्म का, सॉन्ग्स की वजह से फिल्में चला करती थी। जी, सॉन्ग्स की वजह से चलती थी, नो डाउट। आजकल नहीं चलती सॉन्ग्स की वजह से, पहले सॉन्ग्स की वजह से चलती है। यही कारण है कि उन सॉन्ग्स का इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड भी बन के आता है। जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि ट्यून और लिरिक्स में क्या चीजें ज्यादा हावी हैं, तो मैं कहता हूँ ट्यून्स। आप देखिए ट्यून्स के मैरिज में, रिकॉर्ड में, इंस्ट्रूमेंटल गिटार पे या किसी और भी इंस्ट्रूमेंट पे उन्हीं ट्यून्स को बनते हैं, फिर उस पे भजन भी बनते हैं उन्हीं ट्यून्स पे। हिंदुस्तान में तो बहुत भजन बनते हैं उन पे, साईं बाबा के या किसी गणेश जी के या दुर्गा जी के, उन्हीं फिल्मी ट्यून्स पे भजन बनते हैं। हमारे यहाँ तो वसीम सर जानते होंगे, हमारे यहाँ तो हम इंडियन सॉन्ग्स के ऊपर नाते बना देते हैं, मस्जिद से आवाजें आ रही होती है कराची और इस्लामाबाद में, तो मुझे हंसी वो आती है क्यों? और मैं क्योंकि बैठ के उनके जो सॉन्ग्स पकड़ रही होती हूँ, ये वो वाला सॉन्ग है, वो वाला सॉन्ग है।
जी, क्यों जी, वसीम जी। साहब रोता है उनके ना? मेलोडिक मीटर्स हैं जो, वो इतने परफेक्ट रहते हैं कि आदमी के दिमाग में पोएट्री याद करने के लिए वो मीटर फिट हो जाता है कि इस मीटर पे है तो मुझको ये पोएट्री के वर्ड्स याद रहेंगे। यदि वो मेलोडिक मीटर जो है, जो मेलोडी का स्वरों की एक ग्रुप है, उसको आप हटा देंगे, कोई दूसरा करेंगे तो वो याद नहीं रहेगा। इसीलिए जो पॉपुलर ट्यून्स हैं, उन पे वो भजन बना लेंगे या पैरोडी बना लेंगे, उनके इंस्ट्रूमेंटल वर्जन्स बना लेंगे, वो हमेशा चलेंगे। बिल्कुल, जी। वसीम सर आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि असल में होता ये है कि गानों के बोल आप भूल जाते हैं, लेकिन ट्यून्स आपके ज़हन में ताज़ा रहती हैं बहुत लंबे हुँ। अरसे तक। तो जैसे आप आपने मुझको ज़मीर फ़िल्म की बात करी थी, तो जी, कोइंसिडेंटली आई वाज़ देयर और उसमें वो जो तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे ज़िंदगी ना ज़मीं मंज़िल ना आसमां, ज़िंदगी है बेखुदी। ओरिजिनल साहिर साहब ने लिखा था ज़िंदगी है बेखुदी। अब वो जम नहीं रहा था क्योंकि जो बेखुदी का जो वज़न है वो 6 डिजिट का है। बा में 1, बे 2 हो गया, खा में छोटा ऊ, खू 2 हो गया और दी में ई की मात्रा तो ये 6 उसका है बीट्स पे और ज़िंदगी में 5 का है तो क्योंकि जा में छोटी ई की मात्रा जिन, दा और गी तो 5 का तो 5 बैठ रहा था तो मैं भी था तो मैंने कहा कि आप इसको ज़िंदगी है ज़िंदगी कर दें। तो वो बड़ा गुस्सा हुए बाद में रिकॉर्ड होने के बाद उनको पता चला कि ये कौन अहमक ने आपको कह दिया जिंदगी है जिंदगी का मतलब क्या होता है जिंदगी है बेखुदी का मतलब होता है कि जिंदगी सेंसलेस है बट जिंदगी है जिंदगी का तो कोई मतलब ही नहीं है जिंदगी तो ऑलरेडी जिंदगी है यार इसमें क्यों रिकॉर्ड कर लिया ऐसा पर चूंकि सपन दा भी बंगाली थे बजाने वाले सब बंगाली थे किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पर और वो चल गया वो गाना तो ये मैं हमेशा बताता हूँ कि वर्ड्स कोई बहुत बड़ा वो नहीं रखते हाँ और हाँ। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों या इस किस्म की जो कंपोजिशन है उसमें तो पोएट्री लीड्स और करती है देखिए जहाँ ना जैसे वो उषा खन्ना का है इना मीना डीका डाई डामा निका माका नाका वो माका वो उनका आप नहीं है उषा खन्ना जी का नहीं है वो सर मदन मोहन जी का है नहीं सर ये नहीं उषा सॉरी सी रामचंद्र का सी रामचंद्र का नहीं सर इना मीना डीका नहीं जो है उनका दिल दे के देखो वाला है वो लगता आपको उन जैसा ओ, है इना मीना डी का सी रामचंद्र का है ओके ठीक है इना मीना डी का उनके जो अरेंजर थे गोम जी साहब उनने इना मीना डी का इज ए पोएट्री नर्सरी की पोएट्री है हाँ 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 इना मीना मो इना मीना मो इज नर्सरी राइम तो वो और इना मीना डी का डामनिका उनकी लड़की का नाम था डोमिनिक तो ऐसे करके वो किया था अच्छा डोमिनिक अच्छा वो हमको बताया था बिल्कुल, लेकिन सर बहरहाल जो पुराना म्यूज़िक था वो आज भी लोग उन्होंने सुनते हैं, बड़े शौक से सुनते हैं और आज भी उसको उतना ही एन्जॉय करते हैं शायद जो उस ज़माने में किया जाता होगा। लेकिन नया म्यूज़िक जो है वो अच्छा ज़रूर है लेकिन मैं यही समझती हूँ कि कुछ ही दिनों के बाद हम लोग खुद गाड़ी में लगाते हैं, हम कहते हैं यार क्या बोर है, कुछ और लगा। हाँ वो पार्टी तो वो म्यूजिक है इट इज ए पार्टी म्यूजिक कुछ नहीं कुछ अच्छा भी है हर सॉन्ग तो पार्टी म्यूजिक नहीं है लेकिन फिर भी जो पुराने सॉन्ग्स थे उनकी वाली बात नहीं आती वो शायद यही वजह है कि अब उस तरह से उतनी मेहनत से नहीं बन रहा है या पता नहीं एकदम जल्दबाजी में बना रहे हैं क्या कर रहे हैं लेकिन वो वाला असर अब दिखाई नहीं देता बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आज आप लोग आए और हमें बहुत अच्छा लगा बात करके और आई होप कि हम लोग जल्दी एक सेशन और करेंगे और आपसे जरूर नहीं बात बिल्कुल करेंगे करेंगे थैंक इसके बाद आप हम इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलता हूँ मैं इनको क्योंकि मेजॉरिटी पे बॉम्बे में जितने भी लोग हैं उसको हिंदी फिल्म सिने म्यूजिक इंडस्ट्री बोलते हैं इसके बारे में और भी बहुत सारे टॉपिक्स निकाल के मैडम आपसे बात कर सकते हैं और मुझे जरूर लगता है वहां प्लीज भी इन गानों के लोग शैदाई हैं तो हम बहुत बिल्कुल बात बहुत है करेंगे सर बहुत ज्यादा फैन है पाकिस्तान में तो हम लोग फिल्म्स भी बहुत फिर देखा वसीम करते हैं साहब और और हम सॉन्ग्स अक्सर भी बात करते रहते हैं और ये बड़े ही ऑलवेज आस्क वंडरफुल क्वेश्चंस मुझे बड़ा मजा आता है इनके साथ बात करने में नहीं नहीं हम फिर दोबारा जरूर करेंगे थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने ज्वाइन किया बहुत थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू थैंक यू सलाम